आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्मार्टफोन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरण के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और प्रदेश के 29 जनपदों में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए सभी आंगनबाड़ी की बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। कोरोना के प्रथम लहर के बाद जब द्वितीय लहर आ ही गई और हर एक ओर से हम पर हमले होने प्रारंभ हुए, हमें कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हुई, तब हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग हर गांव में और हर शहरी मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति बनाएंगे। और अप्रैल में हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी 2021 में, जो घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की पहचान करेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने, उसकी सूची बनाने और फिर अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी के द्वारा उनकी जांच कराने की कार्रवाई को संपन्न करेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी जाती थी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम, गांव के प्रधान या शहरी क्षेत्र तो वहां का पार्षद, अन्य राजस्व से जुड़े हुए कर्मी थे, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मी थे या नगरीय विकास से जुड़े हुए कर्मी थे। 10-12 लोगों की टीम उस महामारी के दौरान भी घर घर जाती थी। कोई भी व्यक्ति सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या किसी भी प्रकार की खांसी भी है, वहां पर जाकर के उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराती थी, उनकी सूची तैयार करती थी और सायंकाल तक उस सूची को जिला मुख्यालय पे पहुंचाने का काम भी करती थी और जिला मुख्यालय से फिर उस सूची को हमारे पास पहुंचाया जाता था। फिर उन लोगों से पूछते थे कि आपको मेडिसिन किट मिली? वो कहता था हाँ। क्या आपकी जांच करने के लिए कोई टीम आई? वो कहता था हाँ आ गई। या नहीं पहुंचता तो कहता था कि नहीं पहुंची नहीं, लेकिन वो टीम ने हमें सूचना दी है कि हम इतने बजे तक पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते जो कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर अनियंत्रित कहा जा रहा था, वह पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल देने का काम किया है कि कैसे किसी महामारी में हम सामूहिक प्रयास से कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना उसका एक मॉडल यूपी के अंदर है और यह पहली बार नहीं हुआ है। हमारे पास तो अनुभव था इससे पहले का भी। मैं जानता था, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सब की ताकत को मैं जानता था, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी ताकत को न समझा हो। मुझे याद है 1977 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, और अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो 38 जनपद ऐसे थे जहां पर
इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के 7 जनपदों में तो हर वर्ष 1,500 से 2,000 बच्चों की असमय मौत होती थी। और सरकारों तक आप सोचेंगे 1977 से लेकर के 1997 तक गोरखपुर से वो सूचना लखनऊ तक नहीं पहुंच पाई थी। 20 वर्षों तक सरकार संवेदनहीन बनी रही, कोई सुनने को तैयार नहीं था। 1998 में जब मैं सांसद बना तो मैं पहली बार वहां पे जाता हूं, मैंने पूछा ये क्या है। एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए थे, तो मुझे बताया गया कि नौ की बीमारी है। मैंने कहा नौ की बीमारी क्या होती है? कहा कि यहां के लोग इसको इसी रूप से संबोधित करते हैं। तो मैंने वहां के मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा आखिर ये नौ की बीमारी क्या है? उन्होंने कहा साहब नौ की बीमारी नहीं है तो इंसेफ्लाइटिस, और ये 20 साल पहले आई। तो मैंने कहा 20 साल से इसका कोई उपचार नहीं आ पाया? कहा नहीं। कैसे करते हैं? केवल लक्षण के आधार पर। दवा कौन लेता है? कि दवा मरीज को स्वयं खरीदनी पड़ती है। यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जिसके पास आने जाने का किराया नहीं, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा लाता है? उस समय की उस दुर्व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पे यूनिसेफ की कंट्री हेड भी बैठी हुई हैं और हमारे साथ पिछले 4 वर्ष के अंदर लगातार जिन संस्थाओं ने यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की कथा को आगे बढ़ाया है, वह एक मॉडल भी उत्तर प्रदेश कोरोना के आने के पहले उसकी एक सफल कथा को लिख चुका था। और वह अनुभव हमारे पास था तब जब कोरोना अनियंत्रित हो रहा था। तो मैंने कहा हम अपनी उस सफल कथा को ही आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत दौरे किए। इधर बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान गया था, बाढ़ से पहले भी गया था। बाढ़ से पहले दौरे मेरे केवल इसी बात को लेकर के थे, कोरोना की स्थिति क्या है और दूसरा इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है। अब आश्चर्य करेंगे 95 से लेकर के 97% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है। यानी उतने बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। ये दुनिया के लिए अपने आप में एक मॉडल है। और उसके साथ साथ कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत यानी इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इसके लिए इन सभी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं बधाई देता हूं। अच्छा कार्य करेंगे, सरकार उसको एप्रिशिएट करेगी, समाज आपको सम्मान देगा और यही भूमिका आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, कार्य करने से कोई व्यक्ति न शारीरिक रूप से कमजोर होता है, न मानसिक रूप से कमजोर होता है। कार्य करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है और मानसिक रूप से भी परिपक्व बनता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। मुझे आप सब पर विश्वास था कि मैं प्रदेश के अंदर हेल्थ वर्कर्स के साथ जुड़कर मिलकर के, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के, फील्ड में जितनी भी हमारे इस प्रकार के इस फील्ड में कार्य करने वाले अलग अलग टीमें हैं, इन सब के साथ मिलकर के हम लोग कोरोना को नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को अनियंत्रित नहीं होने देंगे। हां, हमारे सामने जब हमने मार्च और अप्रैल 2021 में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को कहा कि आप लोग डोर टू डोर सर्वे करें, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं, उस समय वह कार्य तो शुरू हुआ। फिर मैंने कहा सूची भी हमें मिल जाए, किस किस को दवा मिली है। तो सूची शुरुआती दौर में नहीं आ पा रही थी। तब मैंने विभाग से फिर कहा, मैंने कहा क्या हमारे पास सूची नहीं आ पा रही है तो क्या ये नहीं हो सकता, स्मार्टफोन अगर होता तो कितना अच्छा होता है। तकनीक कितना प्रभावी होता है, आप देख सकते हैं कैसे तकनीक के माध्यम से हम गांव में ही बैठे बैठे किस व्यक्ति को हमने मेडिसिन किट दी, वहीं पे उसका डाटा अपलोड किया, वो शासन में यहां पर
ICCC में जिले के अंदर आ जाता, जिले के अंदर से हमारे पास आ जाता। अलग से दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी करता है, हमारे कार्य में पारदर्शिता भी लाता है और हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाता है। हमारे कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण 29 जनपदों 51 जनपदों में होना है, 29 जनपदों में आज हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा। साथ साथ 1,87,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध होगा। अब सोचिए कि यह किन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिस पर इस समाज का और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। उन लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन तक पहुंचे। अनेक कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस बारे में कहते थे, जब हम लोग 2017 में आए थे, क्या एक्साइज के क्षेत्र में जो एक गिरोह हावी है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? हम लोगों ने कहा जरूर टूटेगा। और हम लोगों ने इसको पूरी तरह कार्य पद्धति को इतना पारदर्शी किया, उसकी पॉलिसी को हम इस प्रकार से लेके आए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त हुआ। और ऐसे ही इसमें भी पंजीरी के लिए बदनाम क्षेत्र था और दोनों इसमें बदनाम होते थे। इसमें सरकार भी बदनाम होती थी। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने तो खैर वो जैसा कार्य कर रहे थे, लेकिन बदनामी आंगनवाड़ी की भी होती थी। आंगनवाड़ी की बदनामी होती थी। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, समय पे नहीं दिया गया, अन्य तमाम प्रकार की बदनामी होती थी। लेकिन अब सरकार ने उसको भी बदला है, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अब तो हर जनपद में किसी भी कुपोषित बच्चे के लिए और किसी भी गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार का पोषाहार चाहिए, उसको वहीं जनपद में ही तैयार करने के लिए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। कुछ जनपदों में स्थापित हो चुके हैं और उसकी क्वालिटी की जांच करने की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और अगले 4-5 वर्षों के अंदर आप इसके परिणाम को देखेंगे। ये प्रभावित करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में ये मदद करेगा। और आप देखना कि इसमें हम थोड़ी भी और ताकत लगा देंगे तो यह देश के अंदर उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर के खड़ा करेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, और इसका श्रेय विभाग के साथ साथ आंगनवाड़ी को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, दवा का कितना खर्चा सरकार का बचेगा। बीमारी पे जो खर्च आता है, अन्य तमाम प्रकार के अन्य कार्यों में इसके बाद जो खर्च आता है, इससे भी बचत होगी। एक एक स्कीम का अपने आप में एक अलग प्रभाव है। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य यहां पर संपन्न हो रहा है, स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई, यह आपके कार्य को और आसान करेगा। यानी स्मार्टफोन आपके कार्य को भी स्मार्ट बनाएगा और ये स्मार्टनेस ही आपकी पहचान होनी चाहिए। हम अपनी कार्य पद्धति से प्रशासन का, विभाग का और शासन का विश्वास जीतें और अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से साबित करें कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। और सचमुच इसी को देख करके हम लोगों ने तय किया। अभी पिछले दिनों पोषण माह के दौरान हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे और तब भी मैंने कहा था कि आंगनवाड़ी या आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उसकी कार्रवाई प्रारंभ की। और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग पूरी तन्मयता के साथ आज अपना कार्य कर रही हैं
आज उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और जब किसी भी विभाग की कार्य पद्धति पर प्रश्न न खड़ा हो, लीकेजेज के लिए, भ्रष्टाचार के जितने भी रास्ते होते हैं सबको जब बंद कर दिया जाता है तो विकास अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास की नींव को रखने का कार्य आप कर रहे हैं। आप सबकी मदद से अभी हम लोग हर एक आंगनबाड़ी के स्वयं के भवन बनाने जा रहे हैं। हर एक आंगनबाड़ी केंद्र को बाद में प्री प्राइमरी के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सरकार कार्य कर रही है, गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। और आप देखना काफी परिवर्तन इसमें होगा। लेकिन आज जो कार्य यहां पर संपन्न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं इस अवसर पर विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन आंगनबाड़ी बहनों को आज यह स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही है, आपकी बेहतर ट्रेनिंग हुई है, आप इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मानदेय को बढ़ाने के साथ साथ आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य को अगर आप उसमें अपलोड करेंगे तो मानदेय में उतनी ही वृद्धि भी उसमें होती भी दिखाई देगी। आप सब इसका लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तृत्व हम सब के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज पुनः आपका सानिध्य मिला, आपका आशीष मिला, आपके शुभ संदेश हम सबको प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा शुभदेवी है काली जी मोमी जी, हमारी प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं अपने उन आंगनबाड़ी बहनों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्हें स्मार्टफोन आज मिला है, 20 आंगनबाड़ी बहनें हमारे उन्नाव की, कि वो मंच पर आ जाएं। ये सभी हमारी 20 बहनें आ जाएं जिन्हें स्मार्टफोन मिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ते। ये हम सबके स्मृतियों में ये क्षण सदैव विराजमान रहेगा और सिर्फ विराजमान नहीं बल्कि प्रेरणा देता रहेगा। क्योंकि जन जन की सेवा, और जन जन की सेवा में भी हमारे बालक बालिकाएं, किशोर, शिशु और वो माताएं जो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी, उन सब का पोषण जो है वो बेहतर से बेहतर हो और सुपोषण के माध्यम से वे इस समाज को एक सशक्त समाज और नागरिक देने में अपनी भूमिका को निभाएं। यह हम सब की आकांक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह संकल्प भी है और उनका